हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। चैप्टर 1 आप लोग ने देख लिया, कई बच्चों ने देखा, थैंक यू। आज 22 जैन को हम चैप्टर 6 कर रहे हैं। उसका एक इंटेंशन है यार कि ये चैप्टर जो है ना हर बार एग्जाम में छोड़ ही देते हैं। चैप्टर 2 बहुतों ने पढ़ा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एक डिफिकल्ट चैप्टर खत्म करते हैं, दैट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और मेरे कई ऑफलाइन बच्चों को भी यही चैप्टर बहुत ज्यादा चाहिए था, तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो सबसे पहले इसमें बेसिक सी डेफिनेशन है जहां क्वेश्चन बन सकता है, फाइनेंस। भैया पैसा क्या है? रिफर्स टू ऑल द मॉनिटरी रिसोर्स जो बिजनेस को चाहिए होता है टू स्टार्ट करने के लिए। फाइनेंस को हम एक तरीके से द ब्लड ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना है, रन करना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, हर एक्टिविटी में पैसा चाहिए होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दिस अ नीड ऑफ फाइनेंस, हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत क्यों? तो सर बहुत सारी चीजें, सब क्या हम बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, सर फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, सर हमें इन्वेस्टिगेशंस करने, मार्केट सर्वे करना है, सर डेवलप एक प्रोडक्ट बनाना है, मशीन खरीदने के लिए, इंसानों को सैलरी देने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, हर एक नीड को पूरा करने। बिजनेस नीड फाइनेंस फॉर एवरी एक्टिविटी। बिजनेस की हर डैम एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में पैसा लगता है। स्टार्ट करना, मॉडर्नाइज करना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपांड करना, रन करना, हर चीज में पैसा लगता है। तो सर अभी बिजनेस में पैसा कहां से आता है? ये टॉपिक वैसे आप 11 बीएसटी में पढ़ चुके हो कि कोई भी बिजनेस में पैसे लाने के दो तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। विद इन जो बिजनेस के अंदर ही अंदर से हम पैसा जनरेट करते हैं, सर जैसे कि इक्विटी, जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि एडीआर, जैसे कि जीडीआर। अब इसमें से आपको दो तीन आने सोर्सेज विच आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। और सर एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है जो हमारे बिजनेस के बाहर से हम लेकर आए, जैसे डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, जो हम बाहर से। वैसे दो तरीके और होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड जो बिजनेस के ओनर्स ने दिया, एक होता है बोरोड फंड जो हम बाहर से लेकर आए। चलो अब नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट प्री मार्केट, डिफाइन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आप बीएसटी के 10 चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। इट्स अ मार्केट जहां पे मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स होते हैं। कहां से? एक तरफ है हमारे इन्वेस्टर्स और दूसरे तरफ है हमारे एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब वो अपने कंपनी के लिए पैसा और फंड को रेज करते हैं। सर यही जो रोल ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, यहां पे हमारा पैसा कहां से ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम द सरप्लस यूनिट्स टू दिस डेफिसिट यूनिट। जो हमारे सरप्लस है, सरप्लस से पैसा ट्रांसफर हो रहा है डेफिसिट पे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। याद रखना, व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन? 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहां से ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम द सरप्लस जिसके पास बहुत ज्यादा है, टू द नीडेड वन, टू द डेफिसिट वन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और ये जो कैपिटल मार्केट या बैंक जिनके थ्रू ये पैसा हमारे इन्वेस्ट सेवर्स से इन्वेस्टर्स के पास या सरप्लस से डेफिसिट के पास जाता है, जिनके थ्रू, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। तो कैपिटल रिफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ क्या क्या जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस को मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं। सो मार्केट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है का मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल होती है, और कैपिटल मार्केट मतलब जिनके इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू 1 साल से ज्यादा है। मनी मार्केट ओनली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। कौन से दो चीजें आ गए? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया, तो वो बन जाएगा कैपिटल मार्केट। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? 3 इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज की डेट में किसी भी कंपनी की पैसों की जरूरत होगी तो आप अपना आईपीओ निकालो, मार्केट में शेयर्स लेकर आओ, और हम इजीली क्या रेस कर सकते हैं? हम इजीली रेस कर सकते हैं फंड को। सिक्योर द रिक्वायर्ड फॉरेन कैपिटल। आज की डेट में गाइस बहुत सारे जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं,
आई एम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, लेकिन मैं जिन कंपनी में इन्वेस्टेड हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं लगाया है, फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगा। जितना पैसा बाहर से इंडिया में आएगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और लास्ट है इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन। सीधी सी बात है, जब आज मुझे अपना पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनी है, मैं अपना फंड, मैं अपना पैसा उन्हीं कंपनीज में लगाना प्रेफर करूंगा जहां पे हमें मिलता है हाईएस्ट रिटर्न। क्या गाइस, अब अपन आपा अपना पैसा, आपा अपना फंड वहीं लगाएंगे जहां पे अपने को मिल रहा है हाईएस्ट रिटर्न। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट दो तरीके के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करती है उसे हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। फर्स्ट टाइम, आज सपोज एक कंपनी है XYZ, वो अपना एक आईपीओ लाती है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको खरीदते हैं। फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर लाएगी उससे हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। फॉर द फर्स्ट टाइम, प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। जो पैसा है इन्वेस्टर से, सेवर से चला जाएगा ऑन्टरप्रेन्योर से। पैसा क्यों चाहिए? तीन ही चीजों के लिए, या तो बिजनेस को सेट करने के लिए, सेटिंग अप, या हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कि चलो सर एक टेक्सटाइल बिजनेस हो गया, अब क्यों ना दूसरे डायमंड, केमिकल, सीमेंट बिजनेस पे फोकस करे, दैट इज डाइवर्सिफाइंग। ठीक है, सही, दैट इज सेटिंग, एक्सपांडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग। अब गाइस स्टॉक मार्केट में वो शेयर लिस्ट हो गया, अब उन्हीं शेयर्स की अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, एग्जिस्टिंग, इस चीज की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी मार्केट। ये होता है न्यू इशू, तो ये वाला हो जाता है एक तरीके से ओल्ड सिक्योरिटीज, या इसका दूसरा नाम भी है स्टॉक एक्सचेंज। इन दिस मार्केट डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली इशू नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होते हैं, और ये ही मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में तो एक बार शेयर आ गया, पर ये बाइंग एंड सेलिंग से दो चीजें बढ़ती है, एक है मार्केटेबिलिटी और दूसरी है लिक्विडिटी। मार्केटेबिलिटी मतलब स्टॉक एक्सचेंज होने से लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे वो इन शेयर्स को इजीली बेच सकते हैं। और लिक्विडिटी मतलब आज के डेट में हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि BSE और NSE, एक तरीके की जो सेकेंडरी मार्केट है, यहां पे अगर आज जाके शेयर बेचता तो कल ही पैसा आ जाता है। नेक्स्ट, अब बहुत सारे इनिशियल इशू मतलब अ कंपनी बाय अ फर्स्ट सेलेक्ट द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कि आपको अगर मार्केट में लोगों से, कंपनी को अगर लोगों से पैसा लेना है तो उसको पहले ये देखना चाहिए किस मेथड के थ्रू वो पैसा लेना चाहती है। तो दो तरीके हैं, एक है हमारे शेयर्स और एक है हमारे डिवेंचर्स। कौन से दो तरीके हैं जिसके थ्रू पैसा लेना चाहिए? एक है हमारे शेयर्स और एक है हमारे डिवेंचर्स। द डिसीजन, कि भाई डिसीजन जब भी आप शेयर्स के थ्रू ले हुए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट की गाइडलाइन, एग्जाम में MCQs बन सकते हैं। जब भी शेयर्स आप प्रीमियम पे या पार पे इशू करते हो तो गाइडलाइंस है जिसे हम बोलते हैं सेबी गाइडलाइंस। स्टॉक मार्केट में दो तरीके की एक्टिविटीज है, एक है, बस इतना बेसिक याद रख लो, एक है प्री इशू और एक है पोस्ट इशू। प्री इशू का मतलब है आपने मार्केट में शेयर्स इशू नहीं किए, उसके पहले वाली एक्टिविटीज को हम कहते हैं प्री इशू। एक बार हमने मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए, उसके बाद वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उसे हम बोलेंगे पोस्ट इशू एक्टिविटीज। नेक्स्ट, अब कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम मार्केट से शेयर्स इशू करते हैं? सबसे पहला है पब्लिक इशू। इट कंपनी डायरेक्टली जो भी फंड या जो भी पैसा चाहिए कहां से रेस करती है? पब्लिक, आम जनता, आम पब्लिक को बोलते हैं आप हमारे शेयर्स खरीदो और बदले में हमें पैसे दो। अब इसमें बहुत ज्यादा कंप्लायंस है, प्रोस्पेक्टस है, अंडरराइटर्स है, ब्रोकर्स है, बहुत सारे स्टैट्यूटरी लॉज वगैरह है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस है, ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट है, बहुत चीजें करनी। ठीक है, तो ये सबसे, और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। मैं आगे वाली दो स्लाइड्स और लाया हूं, वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट कि पब्लिक इशू करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना। सर नेक्स्ट है राइट इशू।
राइट इश्यू का सिंपल सा मतलब है कि सर मेरे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, हम उन्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं क्या चीज का, कि भैया आप मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। एडिशनल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि सर जिन जिन के पास मेरे कंपनी के 10 शेयर होंगे उनको मैं अपने कंपनी के 2 शेयर और दे दूंगा। इससे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस और इसे हम बोलते हैं प्रो राटा बेसिस, कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है हम उन्हें हमारे कंपनी के और शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन। अब जो राइट है, अधिकार है, किसको है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसी राइट को किसी और को भी बेच सकता है, उसको हम बोलते हैं री अनाउंसिंग द राइट। ये जो आपका राइट है उस राइट को हमने कर दिया री अनाउंस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई साहब कंपनी और नॉर्मली सारे पब्लिक से फंड ना रेस करते हुए एक लिमिटेड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या लिमिटेड इन्वेस्टर्स के पास जाती है, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन में आते, नेम एनी 2 टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दिस एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ रेजिंग। कि भाई अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, जब आप ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस या पब्लिक इशू करते हो तो आपको पब्लिक को सारी चीजें, पूरी दुनिया को बताना पड़ता है, जिसको भी शेयर्स खरीदना हो नहीं खरीदना। प्राइवेट प्लेसमेंट में आज मैं लिमिटेड 10 ही लोगों से अगर फंड रेस कर रहा हूं तो मुझे हर एक शेयर होल्डर को बताने, हर एक को बताने की जरूरत नहीं है। बट जो इंसान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10-20 लोग, तो उन्हीं 20 लोगों को बताना है। तो यहां पे वी डोंट नीड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन द ओपन मार्केट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विद सोर्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन द ओपन मार्केट। नेक्स्ट, स्टॉक ऑप्शन का मतलब है जब हम एक अधिकार दे देते हैं एम्प्लॉयज को कि तुम बन जाओ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को तुम अपने कंपनी के शेयर्स फ्री में दे दिया, सस्ते में दे दिया, तो 2 बहुत सारे फायदे। एक तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयज टर्नओवर कम हो जाएगा, एम्प्लॉय बॉस के साथ अच्छा रिलेशन हो जाएगा, और अपने ही एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे हो ना, क्या खर्चा इसमें? लो फ्लोटेशन कॉस्ट, और आपके एम्प्लॉयज हंसी शेयर्स ले लेते हैं, हायर जनरेशन ऑफ फंड्स। 4 पॉइंट अगर रख लो, एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज टर्नओवर, अच्छे रिलेशनशिप एंड लो फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये एक प्रोसेस है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल पूछ लिया तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले कंप्लायंस, एक मीटिंग होल्ड करो, स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, अपॉइंट करो प्रोफेशनल्स को, फिर प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस अप्रूवल्स प्रोस्पेक्टस का सेबी से कराएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, फिर प्रोस्पेक्टस को आरओसी के साथ रजिस्टर कराओ, स्टॉक एक्सचेंज का एप्लीकेशन होगा फॉर लिस्टिंग शेयर्स, प्रिंटिंग और प्रोस्पेक्टस को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर एडवर्टाइज करना, सब्सक्रिप्शन आना है, अलग से इसका बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये याद रख लो जो है 90%, फिर शेयर्स को अलॉट करो, अगर ओवर सब्सक्राइब है तो रिटर्न करो, और ये पूरे प्रोसेस का एक रिपोर्ट बनाना। ये सिलेबस में आपके है नहीं, पर अगर आ गया तो उससे पॉइंट्स याद कर लेना। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया, जब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इश्यू होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। शेयर मार्केट में लिस्ट इश्यू हो चुका है, अब इन्हीं शेयर्स की एग्जिस्टिंग बाइंग एंड सेलिंग होती है, एग्जिस्टिंग शेयर्स की, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। और इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक। यहाँ पे सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इन्वेस्टर्स को इश्यू नहीं करती, बट यहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग इज हैपनिंग बिटवीन द इन्वेस्टर्स। इससे 2 चीजें बढ़ती है, एक होती है मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी, जो मैं आपको बता चुका हूं। मार्केटेबिलिटी क्यों? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम जाके बेच सकते हैं, और लिक्विडिटी क्यों? बेचोगे तो बहुत ही जल्दी दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश। Next, from the investor, this market employs liquidity, operates through the medium of stock exchange। तो ये सारी चीजें मैंने जो समझाई हुई। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो ये आने वाली 10 स्लाइड। एक सेकेंड, हाँ मुझे कहीं से बार बार 15 मिनट में चेक करते रहना पड़ता है कि स्टूडियो रूम में कोई रहता नहीं है, इसलिए। अब नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज, पहला एमसीक्यू, बिजनेस एंजल
और इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स और एंजल फंडर्स। इनके 4 नाम है, एंजल इन्वेस्टर्स, बिजनेस इन्वेस्टर्स, इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स और एंजल फंडर्स। ये एक तरीके से एफिलिएट मतलब बहुत ही पावरफुल लोग, पैसा एकदम इनिशियल स्टेज पे पैसा देंगे, बदले में या तो कन्वर्टेबल डेब्ट। व्हाट इज अ कन्वर्टेबल डेब्ट? कन्वर्टेबल डेब्ट मतलब वो डेब्ट जो आगे चल के कन्वर्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स या ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। एंजल इन्वेस्टर्स एफिलिएट इंडिविजुअल्स होते हैं। याद रखना, जब भी एंजल इन्वेस्टर्स केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने की बात आएगी, वो एक इंसान ही होगा, ठीक है, वो इंसानी नहीं होंगे। इन्वेस्टर एक इंसान है ये, इसलिए यहां पे एस वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ। देखो, एंजल इन्वेस्टर, बिजनेस फंडर, इनफॉर्मल इन्वेस्टर और लास्ट इज एंजल फंडर, ठीक है। कैपिटल स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज पे, लेकिन ये रिस्क भी बहुत ज्यादा लेते हैं। बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, जो लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार है एंड दे आर विलिंग टू टेक हाई रिस्क, तो भाई ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको एक तरीके से हायर रिटर्न भी दूं। नेक्स्ट, अब फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, ये 5 पॉइंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन। फर्स्ट, मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स आर करंट और रिटायर एग्जीक्यूटिव, जो बड़े बड़े बिजनेस में निखिल कामत जैसे हो गए, बड़े बड़े हाई नर्थ इंडिविजुअल होते हैं, इनका नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, फंड्स है, ठीक है। हाई वर्थ करंट और रिटायर एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ओनर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब सर दूसरा क्या है, ये लोग बेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क। क्यों? बिकॉज इनने अभी अभी पैसा लगाया ना, तो स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज, फर्स्ट स्टेज, ये बहुत ही बाद में अपने शेयर्स को बेचना प्रेफर करते हैं। तो भाई जब आप हाई रिस्क ले रहे हो, तो आप अज्यूम करोगे वी आर गेटिंग एन हायर रिटर्न। डाइल्यूशन आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग, दे एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न। कब खुद को डाइल्यूट करेंगे? आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग, दे एक्सपेक्टिंग अ हायर रिटर्न। Apart from investing, third keyword is also provide proactive advice. गाइड करते हैं, मेंटोरिंग, इनके मार्केट, अगर बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उनके कनेक्शंस है, वो आपको हेल्प करेंगे। Their objective is to create great companies by providing value creation. ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना देखो यार, जब आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो ये सोचता है क्यों ना एक बहुत बढ़िया कंपनी बनाओ। जब एक बढ़िया कंपनी बनाएगी तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगा, और जब वैल्यू एडिशन होगा, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है दे वुड अर्न अ हायर रिटर्न। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है, दे इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट अर्निंग हायर रिटर्न्स। और लास्ट है, दे हैव अ कीन डिजायर, एक्यूटेड मतलब अपडेटेड विद द करंट डेवलपमेंट। एक होता है ना कि एक इंसान बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, तो उसके मन में एक चीज होती है कि जो नॉलेज मैंने एक्वायर किया है, जो नॉलेज मेरे पास है, मैं इसी नॉलेज को आगे के जनरेशन को भी पास ऑन करूं। तो 5 मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, ये है करंट रिटायर एग्जीक्यूटिव्स, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, सेकेंड राउंड के बाद है, प्रोएक्टिव एडवाइस, ग्रेटर वैल्यू क्रिएशन, और लास्ट है एक्यूटेंट है, डेवलपिंग एंड मेंटोरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्लीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। अब ये एक तरीके का प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी मतलब हर किसी को भी पब्लिक पे जाके लिमिटेड लोगों से हम जब फंड रेज करते हैं, ये अर्ली स्टेज पे करते हैं वो भी। अब देखो, अर्ली स्टेज पे हम उन्हीं कंपनीज में करेंगे जहां हाई पोटेंशियल। देखो, कोई भी बिजनेस जो इनिशियल स्टेजेस में आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो पोटेंशियल तो हाई है, तो हाई रिस्क और साथ साथ में ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको एन एंटरप्रेन्योर्स हु लैक द नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड फंड्स, कि भाई नया नया एंटरप्रेन्योर है, उनका पैसा नहीं है, तो चलो आपको हम नॉलेज, फंड्स वगैरह देंगे, इसलिए दे आर आल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच काइंड ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज रिस्क कैपिटल, तो आंसर हो जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव आइडिया, कॉम्पिटेंस इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। सीट अभी बहुत सारे अलग अलग, ये तो मैंने बता दिया, चलो तो कहो। अब वेंचर कैपिटल
एग्जाम डेफिनेशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस कैरेक्टर्स है शॉर्ट टर्म नहीं, अगेन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं आज लगा कल, जैसे आजकल लोग सिल्वर कोड में कर रहे वैसा नहीं। ओवर अ 5 ईयर पीरियड, या तो आप एक अर्ली स्टेज कंपनी बनाओगे, या तो उसको एक्सपांड करोगे, या तो आप हेल्प कर रहे हो किसी कंपनी को दूसरी कंपनी को बाय आउट करने पे। अब वेरियस फीचर्स अब एग्जाम में आ सकता है, पहले वीसी और वीसी के डेफिनेशन। अब भले आप ये नहीं याद करो चलता है, बट ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आने चाहिए। सबसे पहले तो बार बार मैंने आपको बता दिया था, सबसे टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। सर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म इन ग्रोथ ओरिएंटेड छोटी और मीडियम फर्म्स। ये लोग मेक श्योर करते हैं ऐसी कंपनी जो 10 करोड़ की हो और उसको 10,000 करोड़ की बनाए। वेंचर कैपिटल से वो आपको पैसा ही नहीं देगा, पर साथ साथ में आपको सिखाएगा बिजनेस के स्किल्स। हाई रिस्क हाई रिटर्न हैज अ कंटिन्यूस, आपके सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं लगाएंगे, कंटिन्यूसली इन्वॉल्व भी करेंगे। 5 पॉइंट सिंपल है। सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाते हैं, सिर्फ कैपिटल ही नहीं एडवाइस भी देते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न और इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, not only at the time of investment but even after investment। चलो ठीक है, सही चल रहा है। 22 मिनट का हो चुका है। अब बहुत ही 2-3 ही टॉपिक बचे हैं। फंडिंग, वेंचर कैपिटल वर्सेस लोन की क्यों वीसी है, ये बहुत ध्यान से समझना है। इसमें 2-3 लाइन आप पॉइंट्स बनाएंगे। ऑब्टेनिंग वीसी इज सब्सटैंशियल डिफरेंट फ्रॉम रेजिंग डेप्ट। कि यार डेप्ट और वीसी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब कभी भी हम डेप्ट लेते हैं, एक मेरे ऊपर क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, बिजनेस चले या ना चले, कि कुछ टाइम बाद पैसा लौटाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। और मोस्ट ऑफ ये लोग क्या करते हैं, लोन एक आपके पास जो एसेट है गिरवी करके लेते हो। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो एसेट तो छोड़ो, बिजनेस भी बंद हो जाता है। अब वीसी का वही हो जाता है हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। अब वो लोग बिना कोई एसेट के आपके शेयर्स खरीद रहे हैं, तो आपके वीसी के पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए जब वीसी पैसा देता है ना, वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई ये कुछ भी हो गया तो मेरा ज्यादा नुकसान हो। लोन वाले का कोई टेंशन नहीं, उसने क्या है, उसको तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बिजनेस बेच के पैसा निकाल ले। वीसी क्या है, उसने शेयर्स खरीदे, नहीं चला तो जय माता दी। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देता, आपको एडवाइस भी देता है। इसलिए क्राइटेरिया है। ये जो वीसी वाले लोग है ना, हर कहीं हरे गहरे जगह पैसा नहीं लगाते। कहां पे लगाते हैं? जो इनोवेटिव हो, जहां पे रैपिड ग्रोथ हो, बिजनेस मॉडल जबरदस्त हो, सबसे इंपॉर्टेंट एन इंप्रेसिव टीम हो। ऐसे प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल में वीसी किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे? जहां पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो, जहां पे पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ हो, जहां पे जिस बिजनेस का करने का तरीका, जो मॉडल हो ना, कैसे करेंगे, कैसे चलेगा, कैसे स्टोर्स ओपन होंगे, मॉडल जबरदस्त हो, और इसको चलाने वाली जो टीम है वो भी काफी एक्सपर्ट होनी चाहिए। लोग जनरली वो एग्जिट किस टाइम पे करते हैं? 3 to 7 years, और दे एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई ग्रोथ। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू सीक वेंचर कैपिटल। लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे, 4 मिनट भले लग जाए, बट ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीड कैपिटल फाइनेंस फॉर कंडक्ट, इनिशियल लेवल पे जो हमें पैसा चाहिए होता है, इससे हम बोलते हैं प्री कमर्शियलाइजेशन स्टेज की। यहां पे अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है, चेक करो कैसा है, क्या अभी बेचना शुरू नहीं किया। द वेंचर वाई, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया होता है। तो जो वीसी होगा वो चेक करेगा फीजिबिलिटी स्टडी, कि जो रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, क्या ये जो आइडिया है इसमें कोई बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी नहीं देख रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आ सकता है 5 मार्क के लिए लिखने का कंटेंट। पहले प्री कमर्शियलाइजेशन स्टेज, कन्विंस व्हाई आइडिया इज वर्थवाइल, यहाँ पे हम टेक्निकल इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, क्योंकि भाई सिर्फ आइडिया पे हम बेट कर रहे हैं।
जब आप किसी के आइडिया पे बेट कर रहे हो ना, तो आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर, क्या उस एंटरप्रेन्योर में उतना दम है क्या। अब स्टार्टअप फाइनेंसिंग इफ द इज क्वालिफाइड, द प्रोसेस विल गो टू द सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज। अब इसी में एक्चुअल एक बिजनेस टीम एक हमारा बिजनेस प्लान बनता है। आइडिया समझ आ गया, चलो बिजनेस प्लान बनाते हैं। हमने पढ़ा ना चैप्टर 2 आप पढ़ोगे जब आए, तो जब बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसके बाद वीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करता है इसमें, दे ट्राई टू इंक्लूड देयर मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसके हमें बना लेंगे प्रोडक्शन लाइन। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट की हम बना लेंगे एक प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन। सीड स्टेट, स्टार्टअप में प्रोडक्शन लाइन और मैनेजमेंट में एक वीसी का बंदा। अब नेक्स्ट है सेकेंड राउंड। देखा सेकेंड राउंड में जाके एंजल इन्वेस्ट करते हैं तो सोचो कितना हाई निकलते हैं। अब आइडिया ट्रांसफर हो चुका है इनटू प्रोडक्ट और मार्केट बिकना शुरू हो गया। अब यहां पे हमें पैसा क्यों चाहिए, तीन ही चीजों के लिए, या एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन या डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड राउंड सोचो आप किस एंजल इन्वेस्टर किस राउंड में पैसा लगाता था, इन्वेस्ट एग्जिट करता है, कितना जबरदस्त रिस्क ले रहा है। विल बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंस इफ कन्विंस कि भाई साहब अब अलग अलग स्टेज, अब यहाँ पे और पैसा कब लगाएगा कि भाई तो उसको लगेगा ना कि अभी भी यहां से 100 करोड़ से 10,000 करोड़ बन सकती है। अब लास्ट स्टेज आपके सिलेबस में मैं स्टिल में बता देता हूं कि अब हम अपने कंपनी को या तो मार्केट में लाने से पहले का स्टेज, लास्ट स्टेज, इसके बाद सीधा आईपीओ आ जाएगा। दिस इज द लास्ट स्टेज टू गो पब्लिक। यहाँ पे आप बेच सकते हो, इसके बाद आप पब्लिक में ही जाने वाले हो, आपके शेयर्स मार्केट में आने वाले होते हैं। ये लास्ट स्टेज नहीं करोगे तो चलेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन वेंचर आपके सिलेबस में नहीं है। ये यहाँ तक ही वैसे तो, पर आज के लिए इतना ही। चैप्टर 6 बहुत अच्छे से खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।